जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे का दर्द। किशन लाल जी अपने कमरे में अपनी पत्नी मालती जी के साथ बैठे हुए थे और रोजाना की तरह अपने कारोबार का हालचाल सुना रहे थे। तभी इतने में बड़ा बेटा आया और बोला, पिताजी जरा तिजोरी की चाबी तो दीजिए। अरे अरे, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस 10,000 रुपये चाहिए थे। पिताजी, आपको तो पता है मेरी बाइक की रिपेयरिंग करानी थी। अच्छा ठीक है मालती, जरा चाबी तो देना। मालती जी अपनी कमर में से चाबी का गुच्छा निकाल कर दे देती हैं। बड़ा बेटा अभी जाता ही है कि इतने में छोटा बेटा आ जाता है। बाबूजी, बच्चों की स्कूल की और ट्यूशन की फीस भरनी है, 20,000 रुपये चाहिए, जरा दीजिए तो। मेरी तनख्वाह नहीं आई है अभी तक, जब आ जाएगी तो मैं आपको वापस दे दूंगा। पिताजी सब जानते थे, वे सब जानते थे कि दोनों बेटे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यही सोचकर चुप हो जाते। क्या फर्क पड़ता है तो सब अपने बच्चों का ही। वैसे तो किशन लाल जी कभी मना नहीं करते थे तिजोरी की चाबी देने से, लेकिन कभी कभी कारण पूछ भी बैठते थे तो बच्चे कहते, क्या पिताजी, आपको तो हम पर विश्वास ही नहीं है। इस पर किशन लाल जी ठहाका लगाकर हंस देते। मालती जी मना भी करती रहती, परंतु किशन लाल जी नहीं मानते। अरे मालती, तुम तो जानती हो मेरे बच्चे मेरी जान हैं, लेकिन जी आपने बुढ़ापे के लिए भी तो। अरे भाग्यवान, बुढ़ापे की चिंता तुम क्यों करती हो? अपने दोनों बेटे बड़े होशियार हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं, उनके रहते हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। मालती जी चुप रह जाती हैं, लेकिन मन ही मन कहे विचार चल रहे थे। सोचती, आप ही कितने भोले हैं। आज के जमाने में अपने लिए कुछ ना कुछ आवश्यक बचा कर रखना चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुएं वे तो पराए घर से आई हैं। और वैसे आपसे ज्यादा मैं बहुओं को अच्छे से जानती हूँ। यह सब विचार करते हुए मालती जी एक टक अपने पति को निहारे जा रही थी। इतने में किशन लाल जी ने चुटकी बजाते हुए उनकी विचार श्रृंखला को भंग कर दिया। मालती जी अपने विचारों की दुनिया से बाहर आईं। किशन लाल जी बोले, अरे भाग्यवान, कहाँ गुम हो गई? मेरी चाय का समय हो गया है, आज मिलेगी या खुद ही बना लूं? किशन लाल जी ने चुटकी बजाते हुए कहा तो मालती जी बोली, अरे आप क्यों चाय बनाओगे? मैं शंभू को आवाज दे देती हूँ, वो बना देगा। दरअसल मालती जी ने रसोई घर और घर के दूसरे कामों करने के लिए 18-19 साल का एक नौकर शंभू रखा हुआ था, ताकि बहुओं पर काम का बोझ न पड़े। और फिर इस उम्र में वे खुद भी तो ज्यादा काम नहीं कर सकती थी। मालती जी बोली, और वैसे भी चाय बनानी आती भी है आपको, जो खुद बनाओगे? श्रीमती जी, मुझे चैलेंज मत कीजिए, बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ मैं। चलो आज मैं तुम्हें चाय बनाकर ही पिलाता हूँ। कहते हुए किशन लाल जी रसोई घर में जाकर चाय बनाने लगे तो इतने में शंभू आ गया। अरे बाबूजी, मैं किस लिए हूँ, मैं चाय बना देता हूँ। अरे नहीं, आज की चाय मैं ही बनाऊंगा और तुम्हें भी पिलाऊंगा। कहते हुए किशन लाल जी चूल्हा जलाने लगे, साथ में अपनी पत्नी के लिए गाना भी गाने लगे। बाहर दोनों बहुएं अपनी हंसी बड़ी ही मुश्किल से रोक कर खड़ी हुई थी। शाम को मालती जी और किशन लाल जी रोज की तरह सैर सपाटा करने के लिए बाहर निकले। मालती जी अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उन्हें किशन लाल जी जैसा सुलझा हुआ इंसान मिला है। पर कहते हैं ना, कभी कभी अपने भाग्य को अपनी ही नजर लग जाती है। अभी थोड़ी ही दूर निकले ही थे कि देखा सामने से एक तेज गति की बाइक बेकाबू होकर उनकी तरफ ही आ रही थी। कुछ समझ पाते इससे पहले ही बाइक वाले ने उन दोनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। जब होश आया तो मालती जी ने स्वयं को अस्पताल के बेड पर पाया। देखा तो एक नर्स उन्हें ड्रिप लगा रही थी। उन्होंने देखते ही किशन लाल जी के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया कि किशन लाल जी आईसीयू में हैं। दरअसल उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, जिस कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। इतना सुनते ही मालती जी ने ड्रिप उतारकर एक तरफ फेंक दी। चोटें लगने के बावजूद उठकर खड़ी हो गईं और चल पड़ी।
आज दर्द में भी इतनी हिम्मत कहाँ थी जो उन्हें रोक पाता। नर्स और अस्पताल के अन्य कर्मचारी उन्हें पीछे से आवाज लगा रहे थे और मालती जी को जैसे कानों से सुनाई देना ही बंद हो गया था। सिर्फ और सिर्फ किशनलाल जी की प्यार भरी बातें ही उनके कानों में गूंज रही थी। किशनलाल जी को इतनी बुरी अवस्था में देखकर मालती जी उन्हें देखती ही रह गईं। किशनलाल जी बेहोश थे। तभी मालती जी बोली, उठिए ना, देखिए आपके सहारे से तो मैं जिंदगी जी रही थी। आप ही तो मेरे दिल की भावनाओं को समझते हैं। अब आप ही इस तरह मुझसे रूठ जाओगे तो मेरा क्या होगा। कहते कहते मालती जी जोर जोर से रोने लगी। उन्हें आईसीयू से बाहर लेकर आया गया। आखिर उन्हें भी काफी कमजोरी आ गई थी। मालती जी को अस्पताल के बेड पर लिटा दिया गया और उन्हें आराम करने को कहा गया। किशनलाल जी की चिंता ही मालती जी को खाई जा रही थी। आंखें बंद किए मालती जी अपने पति के साथ बिताए मीठे पलों को याद कर रही थी कि इतने में एक आवाज आई, बड़ी माँ। आंखें खोलकर देखा तो सामने उनका नौकर शंभू खड़ा था। मालती जी की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बोला, खाना खा लीजिए बड़ी माँ। मालती जी इधर उधर देखने लगी। आसपास और कोई नहीं था। शंभू बोला, अब सब लोग घर चले गए थे तो मुझे लगा कि आप अस्पताल में अकेली हैं, तो मैं आपका हालचाल जानने के लिए आ गया। आते आते थोड़ा खाना भी लेकर आया। उठिए बड़ी माँ, खाना खा लीजिए। बाबूजी भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। शंभू का स्नेह देखकर मालती जी को कुछ हौसला हुआ। उन्हें लगा कि उनके साथ कोई तो खड़ा है इस दुख की घड़ी में। इतने में नर्स अंदर आई और बोली, मालती जी, आपके पति को होश आ गया है। शंभू उन्हें लेकर किशनलाल जी के पास गया। किशनलाल जी होश में तो थे, परंतु अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे। यह देखकर मालती जी दर्द और चिंता से भर गई, लेकिन अपने पति के सामने कमजोर पड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए तुरंत ही अपनी पीड़ा अपनी आंखों में समेटकर किशनलाल जी की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, भगवान का शुक्र है कि आप ठीक हैं। अब हम जल्दी ही अपने घर चलेंगे। तभी थोड़ी संभलने के बाद उन दोनों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वे दोनों घर तो आ गए, लेकिन किशनलाल जी अब व्हील चेयर पर आ चुके थे। वे अपने चलने फिरने में असमर्थ थे। घर पर आने के बाद तो जैसे मालती जी और किशनलाल जी की जिंदगी ही पलट गई। जो लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, वे दोनों अब अपेक्षा की नजरों से देखे जाने लगे। बच्चों को अपने माता पिता ही बोझ लगने लगे। किशनलाल जी की दवा पानी सब मालती जी ही करती थी। एक दिन शंभू किसी काम से बाजार गया था तो मालती जी ने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटा, अपने बाबूजी के लिए कम नमक मिर्च की थोड़ी सी खिचड़ी बना दोगी? तो बहू ने टका सा जवाब दिया, माँ जी, हमें और भी बहुत सारे काम हैं और पिछले कुछ दिनों से जो घर की हालत चल रही है तो इस वजह से हम किटी पार्टी में भी नहीं जा पाए। यह काम आप खुद भी कर लीजिए तो अच्छा होगा। कहते हुए तैयार होकर किटी पार्टी में चली गई। कभी कभी मालती जी बेटों को दवा या फल लाने को कहती तो कोई न कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते। तभी बेटों का साथ देने के लिए बहुएं भी आ जाती। माँ जी, कितना भी खर्च कर लो, अब बाबूजी तो ठीक होने वाले हैं नहीं, तो थोड़ा सा सोच समझकर बात किया करो खर्चे की। इन तीर भरी बातों को माँ का कलेजा छलनी हो जाता है। मन ही मन वह जानती थी कि बेटों को यह सब सिखाने वाली उनकी बहुएं ही हैं। सोचने लगी, यही बेटे छोटे छोटे खर्चों के लिए बाबूजी बाबूजी करते हुए आ जाते थे। अब बाबूजी लाचार क्या हो गए तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। बेटे बहू की जली कटी सुनकर जब मालती जी कमरे में आई तो देखा किशनलाल जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। किशनलाल जी मालती जी को देखकर बोले, मैंने अपने दोनों बेटों को अपने दोनों हाथ समझा था, लेकिन मुसीबत में यही दोनों बेटे हमारी परवरिश को भी नकार देंगे यह मैं नहीं जानता था। लेकिन मालती, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे, तिजोरी की चाबी कहाँ गई? यहीं तो रखी थी।
इधर उधर देखते हुए मालती जी बोली। शंभू जो पास में ही खड़ा सब बातें सुन रहा था, मालती जी से बोला, अरे सुबह ही तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी कमरे में आई थी, क्या पता उन्होंने ही ली हो। यह सब सुनते ही मालती जी चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बहुओं के पास पहुंची। बहू, वह तिजोरी की चाबी क्या तुम्हारे पास है? मालती जी थोड़ा सा सकुचाते हुए बोली, लेकिन बहुओं को तो जैसे तैयार ही खड़ी थी चिल्लाने को। माँ जी, आप तो पैसा लुटाने में ऐसे लगी हुई हैं जैसे कि पैसे पेड़ पर उग रहे हों। अब तो आपके पति की कमाई भी नहीं आ रही, इसलिए पैसों को कैसे बचाना है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब ये चाबी आपको नहीं मिलेगी। बहुओं के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मालती जी आश्चर्यचकित रह गई। वह बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए चुप करके अपने कमरे में लौट आई। अगले दिन मालती जी सब कुछ सोकर उठी तो देखा किशनलाल जी को थोड़ा बुखार था। जाकर बेटों से कहा, तुम्हारे बाबूजी को अस्पताल लेकर जाना है, बुखार लग रहा है और रूटीन चेकअप भी करवाना है, तो गाड़ी ले चलो। इतने में छोटे बेटे का जवाब था, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। आपको तो पता है घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है, ऊपर से बाबूजी सब काम धंधा छोड़कर घर पर बैठे हुए हैं। इतने में बड़ा बेटा भी आया और बोला, माँ आप समझती क्यों नहीं है, हम लोग नौकरी पेशा वाले हैं, इतना समय नहीं होता हमारे पास ये फालतू कामों के लिए। शंभू को बोलकर ऑटो बुला लीजिए और चली जाइए बाबूजी को लेकर। मालती जी अपमान का घूंट पिए चुपचाप खड़ी थी। उन्होंने उस समय कुछ बोलना उचित नहीं समझा। उतने में शंभू ने आवाज लगाई, आइए बड़ी माँ, मैं ऑटो बुलाकर ले आया हूँ। जाते हुए मालती जी ने शंभू से कहा, पर बेटा मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे दवा और फल लाने के लिए। मैंने पैसे उठा लिए हैं, मेरी तनख्वाह में से कुछ पैसे बचे हुए थे, पूरे हो जाएंगे। कहते हुए शंभू बाबूजी की व्हील चेयर को सरकाते हुए ले गया। कहने को तो शंभू नौकर था, लेकिन मालती जी और किशनलाल जी की सेवा उनके बच्चों से बढ़कर कर रहा था। ऑटो में मालती जी शंभू से कहने लगी, मुसीबत में जब अपनों ने ही पल्ला झाड़ लिया तब तुमने अपनों से भी ज्यादा ख्याल रखा। तब शंभू बोला, बड़ी माँ, बचपन से ही मेरे माँ बाप नहीं थे, मेरी दादी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अब वो भी चल बसी है। मुझे तो आप दोनों में ही अपने माता पिता की परछाई नजर आती है। यह सब बातें कहते हुए शंभू की आंखें सहज उठी। अस्पताल में डॉक्टर ने किशनलाल जी के लिए कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताई थी। शंभू ने उन सबको अच्छे से समझ लिया। वापस घर आते हुए रास्ते में ऑटो रुकवाकर शंभू ने दवाइयाँ और फल और ज़रूरी सामान ले लिया। शंभू ने उनके खाने पीने का खास ध्यान रखा। कुछ दिनों में ही बाबूजी ठीक होने लगे। जब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई तो एक दिन बाबूजी ने अपने दोनों बेटों को हॉल में बुलाया। क्या हुआ बाबूजी, आपको तो कोई काम धंधा है नहीं और आप सारा दिन हमें ही परेशान किए रखते हो। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने अपने कमरे से बाहर आए। सामने देखा तो चौंक गए। सामने सोफे पर माँ और बाबूजी एक साथ दो अनजान के शख्स के साथ बैठे हुए थे और किशनलाल जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम दोनों को शायद नहीं पता, आज हमारी श्रीमती जी का जन्मदिन है, उसी अवसर पर यह सारा इंतजाम किया है आज हमने। कहते हुए किशनलाल जी ने मालती जी के साथ केक काटा। मालती जी को एक गिफ्ट बैग में उठाकर देते हुए बोले, यह लीजिए श्रीमती जी, आपके लिए अपनी पसंद की महंगी वाली सिल्क की साड़ी लाया हूँ। बहुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। क्या हुआ, हैरान क्यों हो गए कि इस लाचार निठल्ले बूढ़े के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। चलो आज आप लोगों को भी सरप्राइज दिए देता हूँ। किशनलाल जी ने अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय दिया। यह मेरे वकील दोस्त हैं दामोदर जी, जिन्हें मैंने वसीयत का बंटवारा करने के लिए यहाँ बुलाया है, और यह हैं दीनदयाल जी, जिन्हें मैंने यह मकान 1.5 करोड़ 40 लाख रुपए में बेच दिया है। इतना कहने की देर थी कि बेटे और बहुओं के सिर पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा। लेकिन बाबूजी, आप बिना हमारी रजामंदी के ऐसे कैसे? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। किशनलाल जी आज बोलते ही जा रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं थी कि आज उन्हें रोकने की।
किशन लाल जी ने वकील साहब को वसीयत पढ़कर सुनाने को कहा। उसमें लिखा था, मैं अपनी दुकान से अपने बेटे और बहुओं को बेदखल करता हूँ। उस पर आज से शंभू का हक होगा। वही अब मेरा कारोबार शंभू संभालेगा। इस मकान को बेचने से जो पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मैं अपने पोते और पोतियों के नाम जमा कर दूंगा, जो कि उनके वयस्क होने के बाद उन्हें मिल जाएगा। और बाकी की आधी रकम में से एक छोटा सा मकान मैं खरीद रहा हूँ, जिसमें मैं, मेरी पत्नी और शंभू तीनों रहेंगे। और मेरे पोता पोती के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अब किशन लाल जी बोले, तुम लोगों के पास 10 दिन का समय है। अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लीजिए, क्योंकि 10 दिन के बाद इस घर पर दीनदयाल जी का हक होगा। मैं अभी इसी भ्रम में था कि मेरे दोनों बेटे हैं जो बहुत ही होनहार हैं, परंतु क्या सचमुच मेरे दोनों बेटे मेरे अपने हैं? यहाँ सब अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। मैं तो मिथ्य भ्रम में पड़कर खुश हो रहा था कि यहाँ सब मेरे अपने हैं। शुक्र है मालिक का, जो हमें ऐसा दुख दिखाया जिसके कारण मुझे दुनिया की असलियत साफ साफ दिखाई देने लगी। मुसीबत के समय भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिखाई दे रहा था। अरे, मैं तो कब से इस दुनिया में कूच कर गया होता, अपने लाचार बेकार अपाहिज शरीर के साथ। कब तक जीता? यह सब मेरी पत्नी और शंभू की सेवा का फल है, जो आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। असल में बेटे का फर्ज तो सिर्फ शंभू ने ही निभाया है। पिताजी, वे नौकर है और उसे नौकर की जगह पर ही रखिए। हम आपके बेटे हैं, बड़े बेटे ने कहा तो किशन लाल जी बोले, बंधी हुई तनख्वाह के अलावा दिया ही क्या है मैंने इसे? लेकिन इसने तो जीवन दान दिया है मुझे। मेरी और मेरी पत्नी की बुढ़ापे की लाठी बना है। अब तो दोनों बहुएं माँ जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, आप ही कुछ समझाइए ना बाबूजी को। हम लोग आपके ही तो बच्चे हैं, और फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, यह भी तो जरा सोचिए। बहुओं को माँ जी से कुछ उम्मीद थी, लेकिन मालती जी उनकी उम्मीद पर पानी फेरते हुए बोली, यह बात तब याद क्यों नहीं आई थी जब तुम लोगों के सामने लाचार होकर मैं तुम्हारे बाबूजी की जिंदगी की भीख मांग रही थी। और फिर रिश्तेदार जो कहेंगे सो कहेंगे, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो। माँ और पिताजी की हिम्मत देखकर आज दोनों बेटे और बहुएं भी भौचक्के रह गए। शायद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह लोग बहुत गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन अंत में वही हुआ जो वसीयत में किशन लाल जी ने लिखा था। बेटे और बहुओं को अपने किरकिए की सजा और सबक दोनों मिल चुके थे। दोस्तों, अपने बेटे और बहुओं को सबक सिखाने के लिए किशन लाल जी ने जो ठोस निर्णय लिया, क्या वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।